औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस रेसिंग पिजन का शौक़ करने वाले जितने भी अहले शौक़ पाकिस्तान में और बैरून मुमालिक हैं, उनकी खिदमत में सरज़मीन कोयटा से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, 2 तारीख को मैंने गुजरात से अपना सफ़र कोयटा के लिए शुरू किया, तो मैंने वहाँ एक बात की कि बहैसियत आपके शौक़ के फ़न कबूतर परवरी का जो शोबा है, ये एक मेरा मज़मून था और इस मज़मून में मैंने जो सब्जेक्ट पढ़े, हाई फ्लाइंग पिजन का देखा, उसको पढ़ा, लो फ्लाइंग पिजन, टुकड़ी वाले कबूतरों का। तो दोस्तों, सरज़मीन कोयटा से गुज़श्ता कुछ 3-4 सालों से मैं एक ऐसी हलचल देख रहा हूँ कि दुनिया का एक मकबूल तरीन खेल रेसिंग पिजन सरज़मीन कोयटा से उसको ऐसा अरूज बख्शा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कोई बाइद नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल शौक़ है, ये कोयटा की सरज़मीन से और फूले फलेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मैं इस वक्त कोयटा का एक बड़ा मशहूर क्लब जिसकी बड़ी गिरां कदर खिदमात हैं, खुसूसी तौर पे मैं अगर रेसिंग पिजन के हवाले से बात करूं, उनके बानी उस क्लब के सरपरस्त आला BPRC बलोचिस्तान पिजन रेसिंग क्लब के बानी और सरपरस्त आला सैयद अहमद वली साहब, वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। बड़ी गिरां कदर खिदमात हैं इस क्लब की। इस क्लब को माज़रे वजूद में आए तकरीबन 12 साल हुए हैं और बहुत सारी अचीवमेंट इस क्लब ने अपने नाम की। इसके अलावा और जो मॉडिफिकेशन आगे ये करने जा रहे हैं, वो बातें भी हम इंशाअल्लाह अहमद भाई से करेंगे। मेरा ये जो मकसद था खुसूसी तौर पे यहाँ आने का, कि मैं ये समझ रहा था कि बहैसियत मज़मून के मेरा ये हक़ बनता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से उस सरज़मीन से एक ऐसे शौक़ को अरूज में लाने वाले वो लोग, वो इस धरती के सपूत, उनसे आपको मिलवाया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अस्बे-वादा मैं सैयद अहमद वली साहब के यहाँ मौजूद हूँ। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाला जी, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं लाला जी? ज़बरदस्त। आप सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आएँ और हमारे शौक़ को कवरेज दे रहे हैं। ये आपकी हिम्मत है, हमारी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। बहुत मेहरबानी। तो अहमद भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है, एजुकेशन का प्रोफेशन है, बड़ा टफ प्रोफेशन है, और दूसरा आप एक ऐसे वर्ल्ड वाइड शौक़ से भी आप मुंसलिक हैं कि जिसके लिए बड़ा टाइम भी दरकार होता है, बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि क्या ये किस तरह है ये खुशबू आप तक पहुंची, ये रेसिंग पिजन की या कबूतरों की? ये अगर मैं आपको बताऊं, हमारे फैमिली में ये शौक़ बहुत अरसे से है। अगर एक्यूरेट डेट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हम सुनने में आता है कि 1955 में भी हमारे घर में पिजन्स होते थे। मेरे ताया वो पहली दफ़ा बर्ड्स लेकर आए थे और तब से लेकर आज दिन तक हमारे घर में पिजन्स, चाहे वो टुकड़ी वाले थे या चाहे वो ऐसी फैंसी पिजन्स थे, पिजन ज़रूर होते थे। तो पहले जो बुजुर्गों मैं सुनने में थोड़ा सा आपने मेरी रहनुमाई भी करनी है, क्योंकि आपका नारा यहाँ से है। मतलब पहले कोयटा में टुकड़ी वालों का शौक भी मौजूद था, लोग पुराने लोग बिल्कुल इसी तरह से। वो स्पेशली कंधार से, चूँकि कंधार यहाँ से करीब है, ईरान से खूबसूरत कबूतर जो रंगे जिसे कहते हैं, रंगे इधर उधर से फैंसी जो है वो लेकर आते थे, और टुकड़ी में भी खूबसूरत बर्ड्स ही उड़ाया किया जाते थे, उस टाइम उड़ाते थे लोग।
तो उसी ज़माने से मेरे दाए का ये पहले शौक़ था। टुकड़ी के बर्ड्स होते थे, खूबसूरत बर्ड्स होते थे यहाँ पे पूरा। यहाँ पे आजकल तो क्लब्स हैं, उस टाइम पे दोस्त होते थे, कुछ दोस्त इकट्ठे होके ग्रुप बना के और ये शौक़ किया करते थे। पुराने नामों में जो है हमारी फैमिली के जो मेरे ताए हैं, मेरे वालिद साहब के हैं, उनका नाम आता है, वो उस ज़माने से शौक़ करते आ रहे हैं। लेकिन अभी ये शौक़ उस टाइम भी ये रेसिंग पिजन की जो थ्योरी है, जिस तरह से बर्ड्स ले जाके छोड़ना, वापस घर आना, ये चीज़ मेरे वालिद को थोड़ा सा फैसिनेट करती थी पहले। वो टुकड़ी के कबूतर भी शौकिया, कहीं जा रहे हैं तो उठा के कहीं जाके रिलीज़ करते थे, वो घर वापस पहुंचते थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था ये चीज़। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी नॉलेज में इजाफा हुआ, पता चला कि इस तरह के बाकायदा रेसिंग पिजन्स मौजूद हैं जो यूरोप में रेस खेलते हैं, तो फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, लोगों से रब्ते किए, और फिर जाके हमने 2008 में हमें पता चले कि कोयटा में भी कुछ लोगों के पास बर्ड्स हैं, ये कर रहे हैं। तो बाकायदा हम इन हुए और बाहर से बर्ड्स हमने इंपोर्ट किए और ये शौक़ हमने शुरू किया उस ज़माने में। उससे वालिद साहब से फिर वालिद साहब बेसिकली स्टार्ट उन्हीं का था, और चूँकि मैं साथ होता था, और हमारी ट्रेनिंग में भी आप समझे कि वालिद की तरफ से जो ट्रेनिंग आई है वो प्रायोरिटीज़ हम रखते थे कि भाई फ़र्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। जैसे मेरा अभी शोबा भी है, एजुकेशन को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी के साथ सेकंड प्रायोरिटी में कोई शौक़, कोई एक्सरसाइज और कोई जिम, कोई स्पोर्ट्स, ये लाजमी होता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है, ताकि जहन भी फ्रेश रहे, फिज़िकली और मेंटली भी आप फ्रेश रहें, और साथ में आप ताकि आप जो मेन प्रोफेशन है उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकें। तो आपने जैसे शुरू में कहा कि एजुकेशन और ये सारी चीज़ें मैनेज किस तरह से करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि यही चीज़ें हैं, यही शौक़ है जो मुझे हेल्प करता है उस चीज़ में फ्रेश होने में। मैं अगर थक जाता हूँ यूनिवर्सिटी में काम से और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से, तो यहाँ पे आके थोड़ा से मतलब मुझे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है इन बर्ड्स को देखकर, ये शौक़ देखकर। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं देता, घंटा 1.5 घंटे में सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से चूँकि रखी हुई हैं, तो वो मैनेज भी हो जाती है, माइंड भी फ्रेश रहता है, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, और कोई मसला आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। प्रॉपर आप कब से मतलब है बाकायदा 2008 से आपने मतलब है बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली अपने शौक़ का रेसिंग पिजन का कोयटा से आगाज़ किया? जी, 2008 में पहली मरतबा बर्ड्स इंपोर्ट हुए थे, हमारे 9 पेयर्स थे, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया। मेरे वालिद साहब भी हयात थे उस ज़माने में, और 2009 के एंड में 2010 वो सीज़न जो था वो पहला सीज़न था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले सीज़न में पहला रेस हमारा 400 किलोमीटर से था, और वो उसमें पहली दफ़ा पहले सीज़न में ही हम फर्स्ट पोजीशन हम ले गए थे, हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी उस रेस में। तो वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद से जो है हम इसके साथ हैं, और दिन ब दिन डेवलप हो रहा है शौक़ यहाँ बलूचिस्तान में भी, और हमारा शौक़ भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहा है अभी। तो जिस तरह के आपने मतलब इस क्लब की भी बुनियाद आपने रखी, तो ये सोच कैसे डेवलप हुई कि मतलब एक क्लब बनाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, ये किस तरह ये इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आज से। ये मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना शुरू में कुछ साल हुआ, तो वहाँ उस ज़माने में लोग सारे इकट्ठे होते थे, क्लब नहीं होते थे, एक एसोसिएशन है उसके नीचे सारे लोग हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ जब मैं प्रेसिडेंट बना एसोसिएशन का, यहाँ पे बलूचिस्तान में वाहिद एसोसिएशन वही थी, तो मुझे महसूस ये हुआ कि हर फील्ड की तरह इसमें भी मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग हैं जो जिनका तरीक़ाकार बर्ड्स पालने का, रेस खेलने का, सोच, मौसम, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, डिफरेंट आइडियाज़ मौजूद है, स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये जब तक इकट्ठे होंगे एक साथ, तो एक दूसरे के लिए हर्डल्स बनते जाएंगे। तो इनको क्लब की सूरत में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि हर क्लब में आपस में कंपटीशन भी आए, और एक स्कूल ऑफ थॉट वाले, एक सोच वाले एक क्लब में चले जाएं। तो फिर मैंने 2016 में क्लबों की बुनियाद रखी। मैंने अपने कोयटा में 4 क्लब्स उस टाइम पे बनाए। 4 क्लब्स में जो एक तरह के माइंड वाले थे, दोस्त थे आपस में, एक सोच वाले थे, उनको एक क्लब में रखा, दूसरे सोच को दूसरे क्लब में, और उनमें एक पॉजिटिव कंपटीशन शुरू किया कि ये आपस में compete करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा तो चीज़ें मज़ीद बेहतर भी होंगी। और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि पिछले 2016 से लेकर 2020 तक हमने जितने अचीवमेंट्स लिए हासिल किए हैं,
वो पिछले 20 सालों से ज़्यादा थी, जो 1996 से 2016 तक है। तो वो उसकी वजह भी यही थी कि पॉजिटिव कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हुई, लोगों ने आपस में compete किया, और ये क्लब इस तरह से मैंने BPRC की भी बुनियाद रखी। BPRC में मेरी खुशकिस्मती ये थी कि बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले, बहुत अच्छे साथी मुझे मिले, बहुत अच्छे कंपटीटर्स मिले जो मुकाबला भी करते हैं, हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं, और उनमें ये कि एक जो लाइन है, जो एक ट्रैक है, वो डिफाइन है, उनको पता है कि उन्होंने करना क्या है। इसी वजह से दिन ब दिन आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह BPRC में। तो ये मैं देख रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोयटा से आप जिस तरह के आप कह रहे हैं कि 12 सालों से हमने इस शौक की बुनियाद रखी, तो आज आप किस सतह पे देख रहे हैं आप रेसिंग पिजन के शौक को? रेसिंग पिजन्स बुनियाद तो पहले रखी गई थी 90s में, लेकिन मैं जो इसके साथ मुंसलिक वो बिल्कुल स्टार्ट मैंने लिया वो 2008 से था। अगर मैं कहूँ कि उस ज़माने में, और बल्कि आप 2015 तक चले जाएं, 2015 तक जब मैं सोचता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो सिंध को मैं देखता हूँ, पंजाब को मैं देखता हूँ, KPK को मैं देखता हूँ, बलूचिस्तान को देखता हूँ। इतने शौकीन नहीं थे, इतने क्लब्स नहीं थे, लेकिन ये एकदम से इतनी स्पीड में चीज़ें अभी आगे बढ़ रही हैं ना, कि हमारे कोयटा के अंदर इतने ज़्यादा फेंसियर्स अभी हो गए, ये शौक़ इतना बढ़ गया कि कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये किस स्पेस से चीज़ें चल रही हैं और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगी ये चीज़ें। और कंपटीशन भी ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। शौक़ लोग फैंसी बिजनेस छोड़ के, ये टुकड़ी वाले छोड़ के, लाहौरी जो है वो हाई फ्लायर्स छोड़ के, ये छोड़ के इस फील्ड में अभी आ रहे हैं। तो पेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, और मतलब और बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें। कोयटा से ही वैसे स्टार्ट जो है रेसिंग पिजन का ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो शौक़ था, ये सरजमीन कोयटा से ही शुरू हुआ। आज जिससे इस्लामाबाद से, अब मैं सुन रहा हूँ पेशावर से, जंग, गुजरांवाला, इस तरह वहाँ भी ये शौक़ शुरू हो रहा है। तो अहमद भाई, जब से आपने इस क्लब की बुनियाद रखी, इसकी आप सरपरस्ती भी कर रहे हैं, मावनीन भी आप कह रहे हैं कि मुझे बड़े अच्छे साथी मिले हैं, तो क्या क्लब की जो कारकर्दगी के हवाले से जो मामलात रहे हैं ये आपके गुज़श्ता सालों से, वो आपकी क्लब की कारकर्दगी कैसी रही? किस तरह आपने मतलब दूसरे क्लबों के साथ उसका तकाबली जायज़ा हम किस तरह करें? अगर आप देखें कि यहाँ पे पहले जब से क्लब बने, और क्लब से पहले बनने से पहले भी 2008 से लेकर आज तक, आज दिन तक कोयटा में जितने भी कंपटीशंस हुए हैं, जितने भी कंपटीशन इन सालों में हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि फाइनल रेसेस जितने भी हुए हैं हर साल में, इसमें BPRC को आज तक कोई भी क्लब नहीं हरा सका। जितने भी मुकाबले हुए हैं, मुकाबला बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सख्त होता है, लेकिन BPRC एज ए क्लब 2008 से लेकर 2020-21 तक इकट्ठे कंबाइन जितने भी मैचेस हुए हैं, फाइनल मैच BPRC के मेंबर के अलावा कोई और मेंबर किसी और क्लब का आज तक नहीं जीत सका। तो ये बहुत बड़ी अच्छी तक जो है वो अनबीटेबल है फाइनल्स में। और उसके जी सही, और उसके अलावा अगर आप तमाम मुकाबलों को देखें, जितने रेसेस हुए हैं, अगर मिसाल मैं आपको दूं कि 50 मैचेस हुए हैं अभी तक, एक रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 2008 से लेकर जब से मैंने शौक़ शुरू किया, अगर 50-55 मैचेस हुए हैं, तो उसमें जितने मैचेस हैं उनमें 40 to 42 रेसेस BPRC के मेंबर्स जीते हैं, BPRC एज ए क्लब जीती हैं, और बाकी तमाम क्लब्स मिल मिला के 10 से 12 से ज़्यादा फर्स्ट प्राइजेज आज तक नहीं जीती है बलूचिस्तान में। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कितने कम्पीट करते हैं, कंपेटिटर्स हैं, राइट ट्रैक पे मुकाबला करते हैं, हौसले वाले हैं। और डिस्टेंस के हवाले से भी अगर आप देखें तो ये एजाज़ भी BPRC को हासिल है कि BPRC के अलावा कोई भी क्लब बलूचिस्तान में, कोयटा में, ख़ास तौर पे कोयटा में 480 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस में वन डे में रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी। एक आध दफ़ा जो है बोरपा क्लब है, वो इंडिपेंडेंट क्लब है, वो 500 किलोमीटर रेसेस खेलने हैं कामयाब। उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए हैं एसोसिएशन के छतरी के नीचे हुए हैं या जिधर भी हुए हैं, उसमें फर्स्ट डे में रिजल्ट सिर्फ BPRC के मेंबर्स और BPRC ने हासिल किए, उसके अलावा कोई क्लब नहीं। मेहनत सारे करते हैं, कंपटीशन है वो, बाकी क्लब्स अगर 5 कदम लेते हैं आगे की तरफ
तो बीपीआरसी भी कोशिश करती है कि वो मज़ीद 5 कदम आगे जाए, और ये इस दौड़ में अभी तक बीपीआरसी आगे ही है। तो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन बीपीआरसी वालों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की, आज तक किसी को जीतने नहीं दिया उन्होंने। तो अहमद भाई, आपका एक एजुकेशन का शोबा भी किस तरह, मतलब आप इस शौक में आए? क्योंकि यंगस्टर भी जिस तरह राफे है, जिसको मैं देख के गया हूँ, उस वक्त वो ए लेवल गलबन कर रहा था, आज वो यूनिवर्सिटी में है, मतलब पढ़े लिखे यंगस्टर इस तरफ आ रहे हैं। तो क्या असेसमेंट आपकी कि किस तरह आपने इस शौक को किस तरह पाया? ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो कुछ गलतफहमियाँ हैं शौक के, आम परसेप्शन जो है ना पंजाब में, कबूतरबाज जो है ना आम रियाया में, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो आपने किस तरह देखा है इस शौक को? ये शौक, पहले आपके जो पहला सवाल का पहला हिस्सा था कि चेक थोड़ा सा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें इस एज में जो टीन एज है, जब आपका पढ़ाई का टाइम है और यंगस्टर हैं, आप कह रहे हैं यंगस्टर्स आते हैं, तो उस टाइम पे इंसान को इतना एहसास नहीं होता कि हमारा जो मेन मकसद है लाइफ का वो क्या है, प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। तो उस स्टेज पे पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा चेक होना चाहिए, सिर्फ ये कि बताना चाहिए कि प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। मुझे लाइफ में, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नेशनल लेवल पे खेला हूँ, और पिजन्स में भी शौक भी मेरा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी अगर मेरे वालिद मुझे गाइड ना करते, वो ये ना बताते कि प्रायोरिटी कौन सी है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और क्रिकेट की जगह कौन सी है, पिजन्स की जगह कौन सी है, तो शायद मैं भी डिट्रैक्ट हो जाता। लेकिन ये कि मुझे, मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से कंप्लीट चेक में था मैं, और ये इस चीज़ में बाकायदा तवज्जो के साथ वो देखते थे कि पढ़ाई इफेक्ट ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। जब आप एक टारगेट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद पूरी ज़िंदगी है आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये हिस्सा है, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल एक ही तरफ चले जाएं, प्रायोरिटी अपनी है, लेकिन अगर आप एक तरफ चले जाते हैं, बाकी जो चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो तब भी नुकसान है। तो यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज है कि आप अपने लाइफ में एक टारगेट रखें, उससे डिट्रैक्ट ना हो। ये सेकेंडरी चीज़ है, आप एंजॉय करें, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका अच्छे लोगों से ताल्लुक़ बनेगा, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो ना करें। और इस शौक़ में मैं ख़ुद ये कम्प्लेक्स में हम आ जाते हैं कि इस शौक़ को उस नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन हम जब भी जहाँ भी जाते हैं तो हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये ऐसा शौक़ नहीं है, ये जेंटलमैन का शौक़ है। अगर ये पॉजिटिव कंपटीशन है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने घर की वफादारी, एक मुल्क की और मिट्टी की वफादारी सिखाई है, तो इन पिजन्स ने सिखाई है। आप देखें कि पिजन्स हम कहाँ से रिलीज़ करते हैं, और अपनी मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत में, अपने घर की मोहब्बत में, मालिक की मोहब्बत में, वो कितने हर्डल्स अबूर करके वापस पहुँचती है। तो ये चीज़ तो मैंने उनसे सीखी है ना, तो ये एक लाइफ लेसन भी है हमारे लिए। तो ये होना चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये प्रायोरिटी आप रखें। और अगर बिजनेस भी करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए, डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स का चेक ज़रूरी है इसमें यंगस्टर के लिए। तो अहमद भाई, इम्पोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपने भी कहा 9 जोड़े हमने 9 पेयर्स जो है ना हमने इम्पोर्ट किए, तो ज़्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज से कौन कौन से ममालिक में ये ज़्यादा जो है रेसिंग पिजन के हवाले से लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं, वहाँ अच्छा शौक भी हो रहा है? ये इंपोर्ट करना भी एक पूरा स्किल है आपके पास होना, आपके पास नॉलेज हो तो आप अच्छे बर्ड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू में भी जब हम इंपोर्ट करते थे तो हम ये नहीं देखते थे कि कौन सा मुल्क है, हम देखते थे कि भाई रेस खेला हुआ बर्ड है, नेदरलैंड है, जर्मनी है, कहीं से भी उठा लेते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि पूरे यूरोप में जो है वो बर्ड्स तो मौजूद हैं। किस रीजन के बर्ड्स किस तरह के रेसों के लिए, ये बाद में हमें पता चला। तो अभी अगर हम देखें कि अगर मैं कोयटा में रेसेस खेलता हूँ और मैं शुरू में क्या कहता था कि स्प्रिंट बर्ड्स जो कम फासले पे तेज़ उड़ने वाले बर्ड्स जो हैं मैं उस पे जाता था और वो ख़रीदता था। वो जब हम यहाँ पे ले आते थे हमारी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, पहाड़ हैं, रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, बर्ड्स के लिए फासला ज़्यादा तय करना पड़ता है। तो वो स्प्रिंट बर्ड जो हैं वो 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स के आगे रिज़ल्ट हमें नहीं दे पाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करके, रिसर्च करके, डिस्कशंस दोस्तों के साथ यूरोप में, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स इंपोर्ट करने हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स किस मुल्क के किस रीजन के अच्छे हैं
उसके लिए हमने स्टडी की, फिर बाकायदा नीदरलैंड से और डेनमार्क से हमने बर्ड्स इंपोर्ट किए लॉन्ग डिस्टेंस, और वो इंपोर्ट करते ही हमें एकदम से यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में, हालांकि 600 लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है अगर आप पूरे यूरोप में देखें, कोयटा में हमारे लिए 600 लॉन्ग डिस्टेंस है। तो वो बर्ड जो 1200 किलोमीटर वहाँ पे खेलते थे, वो यहाँ पे आके उन्होंने 600 किलोमीटर पे हमें रिजल्ट देना शुरू किया। तो यूरोप से बर्ड्स अगर कोई लेता भी है तो मशवरा यही है कि पहले अपने कंडीशंस को स्टडी करें, अपने कंडीशंस के मुताबिक वेदर को, क्लाइमेट को, ये सारी चीज़ें देख के अपने कंडीशंस से मैचिंग कोई जगह आप देखें जहाँ पे यूरोप में आप जैसे आपके जैसे मौसम और वेदर कंडीशंस हो, वहीं से बर्ड्स खरीदें। कंपटीशंस, एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दे दूं कि यूरोप में कुछ क्लब्स हैं वहाँ पे 25 से 30 हज़ार बर्ड्स रिलीज होते हैं एक साथ रेस में, और हमारे कोयटा में जब हम फाइनल रेस खेल रहे होते हैं तो हम 100 बर्ड्स रिलीज कर रहे होते हैं। तो 25,000 बर्ड्स में मुकाबला करना डिफरेंट है और 100 बर्ड्स में मुकाबला करना डिफरेंट है। तो हम कोशिश ये करें कि हम ऐसे क्लब्स ढूंढें, ऐसे जगह ढूंढें जहाँ पे कम बर्ड्स रिलीज होते हों और मुकाबला उनका सख्त हो, बजाय कि ज़्यादा बर्ड्स रिलीज हों। तो यूरोप में तो मुख्तलिफ क्लब्स मौजूद हैं, तो अभी हम देख के उन्हीं क्लब्स में जाते हैं कि जहाँ पे बर्ड्स कम रिलीज हो रहे हों और मुकाबला इंतहाई सख्त हो। तो वो बर्ड जब हम पिक करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं, वो यहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं, बजाय कि वो बर्ड जो ज़्यादा तादाद में छूटते हों, वो जब हम यहाँ पे ले आते हैं वो कम बर्ड्स में वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फिर। तो दोस्तों, एक बड़ी अच्छी एक रहनुमाई मिली, खुसूसी तौर पे क्लाइमेट्स के हवाले से बात हुई, उस पर भी अमन वली भाई से हम रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। बड़ी उन्होंने काम की, नुक्ते की उन्होंने बात की आपसे कि सबसे पहले रेसिंग पिजन में आने वाले लोगों को अपना जो क्लाइमेट्स है अपने मौसम के, क्यों कि कोयटा को अगर आप देखें तो कोयटा के इर्द गिर्द आपको एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है और बड़े लामुतनाई पहाड़ हैं, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेनमार्क की उन्होंने बात की, वहाँ की क्लाइमेट्स अगर आप देखें तो मेरा ख्याल में वहाँ ग्रीनरी, क्यों जी, ग्रीनरी वगैरह वहाँ मौजूद होती है। कबूतर को ऑक्सीजन का जो सिलसिला है वहाँ उसमें मुश्किलात नहीं होती। मगर यहाँ का जो सिलसिला है, अब कोयटा जो है सतह समुद्र से तकरीबन 5,500 फीट बुलंदी पे है, ठीक। इसकी क्लाइमेट, डेनमार्क की क्लाइमेट, ये एक बड़ा उन्होंने नुक्ते वाली आप लोगों से बात की है कि आप स्टडी करें इस चीज़ को, अपने इलाके को उस इलाके को मैच करें, फिर आप उस ख़रीदारी में जाएं। तो क्या आप देख रहे हैं अहमद भाई, जिस तरह के ये बर्ड्स जहाँ से इंपोर्ट करके आप ला रहे हैं, नीदरलैंड की आपने बात की, आयरलैंड को देख लें, डेनमार्क को देख लें, जर्मनी को देख लें, ये सरसब्ज़ इलाके हैं। तो आपका जो क्लाइमेट्स है, मैं देख रहा हूँ कि रूखे पहाड़ हैं, बेशक ये बागों का शहर है, ज़मीन पे आपको गर्मा भी मिल रहा है, तरबूज भी मिल रहा है, सेब भी, अंगूर भी, पहाड़ खुश्क है बिल्कुल। तो क्या कुछ मुश्किलात हैं आपकी नज़र में, जो आपकी असेसमेंट है आपके तजर्बे में, इन इलाकों में जो आपका मल्ले वकू है, क्या मुश्किलात आपको आई, तो फिर आपने आगे उन पे काम किया, ये थोड़ी सी रहनुमाई ज़रा लोगों की। मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। अगर क्लाइमेट के हवाले से बात करें तो सबसे पहली बात जो आपने की कि हम बुलंदी पे हैं, सतह समंदर से हम 5,600 फीट पे, और हम 5,600 फीट पे हैं। हम जब 40 किलोमीटर जिस तरफ भी चले जाएं कोयटा शहर के, एकदम से वो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड नीचे और डाउन होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बर्ड्स अगर ज़्यादातर टाइम एक एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ये 5,000 फुट वो आखिरी 100 किलोमीटर में उन्होंने क्लाइंब करना है, और उस टाइम पे करने हैं जो वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। तो थके हुए उनको एक ये मुश्किल है। सेकेंडली, पहाड़ इस तरह के पहाड़ हैं यहाँ पे, पहाड़ी सिलसिले हैं कि वो इसका एक कोना इस सूबे के एक कोने से शुरू हो जाता है पहाड़ी सिलसिला और ख़त्म अफगानिस्तान में होता है। दूसरे पहाड़ी सिलसिले का एक कोना जो है वो सिंध से शुरू होके और जा रहा है ईरान की तरफ। तो ये पहाड़ी सिलसिले बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इसमें अगर बर्ड एक भी छोटी भी गलती करता है, एक गलत दरे में, एक गलत रूट पे अंदर चला जाता है, तो वो बहुत दूर जो है एंड करता है अपने आप सफ़र को। कोयटा से अगर 400 किलोमीटर उसने सफ़र तय करना है, वो एक गलत टर्न लेगा तो वो उल्टा 800 किलोमीटर दूर हो जाएगा कोयटा से। तो ये कंपटीशन के हवाले से, बर्ड्स के लिए क्लाइमेट के हवाले से एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि यहाँ पे वेदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
हम जिस टाइम पे रेसिंग करते हैं, कोयटा का टेम्परेचर बाकी इलाकों से वही, जिस तरह के एल्टीट्यूड कम है, टेम्परेचर भी उतना ही डिफरेंट है। हम यहाँ से अगर स्टार्ट लें, यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर आपको मिलेगा 30-32 डिग्री इस टाइम पे। आप 40 किलोमीटर बोलान की तरफ चले जाएं, आपको 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ 40 किलोमीटर के से भी है सारे एरिया। तो विंटर में, सर्दियों में हमें मसला क्या होता है कि हमारे बर्ड्स जब यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं, ट्रेन हो रहे होते हैं, उस टाइम टेम्परेचर इनको मिलता है 10 डिग्री 12 डिग्री, और उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। रेस डे पे इनको 24-25 डिग्री को फेस करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ज़्यादातर वही उनको गर्म टेम्परेचर मिलते हैं। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, हमारे बर्ड्स को देखना पड़ता है, उसको कोप करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बर्ड्स के लिए। इसी तरह से हमारे बदकिस्मती से ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है हमारा, वो इतना बेहतर नहीं है जिस तरह की यूरोप के लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसमें आप रोड्स भी आपके आ जाते हैं, उनके रोड्स बहुत अच्छे हैं, आराम से बढ़ जाते हैं। वो हैवी गाड़ियों में जाते हैं, हम हैवी गाड़ियों में नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते। रोड्स उस तरह के क्वालिटी के नहीं है। तो बर्ड्स यहाँ से रेस, अक्सर बर्ड्स जो क्लब से लेकर जो पॉइंट तक जाने में बहुत सारे बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। इन शॉर्ट उनकी जो है, उन पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, पैकिंग पानी प्रॉपरली नहीं मिला, झटके बहुत ज़्यादा हुए, और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको, बर्ड्स को, ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट। इस पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट्स दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की बहुत सारे मुश्किलात हैं। और बर्ड जब हम ख़रीदते हुए मुश्किलात ये कि जो कंडीशंस कोयटा के, ये यूरोप में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वहाँ के जो पानी जितना अवेलेबल है हर जगह पे, यहाँ पे खुश्क पहाड़ है, आप 200-300 किलोमीटर चलें, एक बूंद पानी भी आपको नहीं मिलेगा कहीं। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ के बर्ड जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत कम बर्ड इस तरह से होते हैं जो सर्वाइव करते हैं। और वो फिर जब हम यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, रेसेस खेलते हैं बर्ड, तो जेनेटिकली वो चेंज होते जाते हैं। वो चीज़ें, वो सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता उन बर्ड्स में आना शुरू हो जाती है, और वो फिर आहिस्ता पर। इसी वजह से कोयटा के जितने बर्ड्स हैं, वो अगर आप पंजाब भेजें, KPK भेजें, सिंध भेजें, और कहीं भी भेजें, तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि वो टफ कंडीशन से ईजी कंडीशन में चले जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कोयटा के अपने भी बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, अभी लोग मेहनत कर रहे हैं ब्रीड। तो उसमें आपकी क्या सोच है कि इन कबूतरों की, इनकी ब्रीड में कोई तब्दीली लाई जाए, या इनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो उसका कोई तरीक़ेकार, क्या आपके माइंड में क्या है? ये जो सबसे बेस्ट कम्बिनेशन जो रहा है, वो पहली दफ़ा जो हम बर्ड्स मैं भी लेकर आए, वो सारे इम्पोर्टेड बर्ड्स थे, लेकिन उनको हर साल खिला के रेस मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ एक जनरेशन, सेकंड थर्ड जनरेशन पे जाके वो बर्ड्स जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए। वो यहाँ के माहौल से, वो जो है उनकी जीन्स में ये कंडीशन, सारी चीज़ें आ गई हैं। वो जो जीन्स नॉलेज जैसे तरह ट्रांसफ़र होती हैं। तो बेस्ट तरीका अभी हम क्या करते हैं कि बाहर से बर्ड इंपोर्ट करते हैं, अच्छे लाइन का, अच्छे ब्लड लाइन का, डिस्टेंस का। वो हम कोशिश करते हैं कि उनकी प्योर पेयरिंग भी हो, और अपने लाइंस के साथ जो यहाँ के जीन्स हैं उनके साथ भी क्रॉस हो। तो वो रिज़ल्ट मज़ीद दिन ब दिन उससे बेहतर हो रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम बाहर से बर्ड लेकर आते हैं, कुछ मखसूस बर्ड अच्छे लाइंस के, और यहाँ के टॉप ब्लड लाइन के साथ उसको क्रॉस करते हैं, तो वो हमें मज़ीद अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिर राहुल भाई, ये कितना ज़मीन की सतह से कितना इसकी मैक्सिमम हाइट, ये जो रेसिंग पिजन है आपके, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये मतलब उड़ते हैं? क्योंकि लांग इन्होंने उड़ के बड़ी मुसाफर तय करके आना होता है, तो ज़मीन से कितना तकरीबन इनकी हाइट रहती है मैक्सिमम? ये इसकी आदत, अगर फितरत आप कहें कि ये ज़मीन के साथ टच उड़ती है, चाहे ज़मीन जिस भी एल्टीट्यूड पे है। अगर ये घर की तरफ जा रही है तो वो कोशिश इसकी यही होती है कि वो नीचे रहे ज़मीन के साथ। उसकी वजह क्या है कि ऊपर उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलती है बाकी, तो वो कोशिश करते हैं कि एनर्जी सेव करें और ज़मीन से नीचे जाएं। वो फिर टेम्परेचर को देखते हुए भी वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये बर्ड्स, ये बहुत इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं। अगर उनको महसूस होता है कि ज़मीन गर्म है, ज़मीन की गर्मी ज़्यादा है, वो ज़मीन के करीब पहले आते हैं, देखते हैं कि भाई गर्मी ज़्यादा है, वो उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करिए, तो वो हाइट पे चली जाते हैं गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए। हवा ऊपर ठंडी है तो उस तरह से। और अगर उसको महसूस हो रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है,
तो वो ऊपर से वापस ज़मीन की तरफ नीचे आ जाती है। लेकिन एल्टीट्यूड पे ये बर्ड्स ज़्यादा एल्टीट्यूड पे ज़मीन से नहीं उड़ते हैं, लेकिन रेसिंग के दौरान ये आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे स्पेशली कोयटा में, क्योंकि हम वैसे भी एल्टीट्यूड पे हैं, तो वो चूँकि अगर वो ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मज़ीद कमी होगी, वो नीचे ही उड़ते हैं। तो और ये हाई फ्लाइंग बर्ड्स में रेसर्स नहीं आते कि जो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान करते हैं, वो ये जो है ज़मीन के साथ नीचे ही रहते हैं अक्सर। तो क्या आपका क्या तजर्बा है, इतनी ये लॉन्ग मुसाफत तय करके ये कबूतर आता है, क्या कि इनकी आंख में कोई खूबी होती है, या कौन सी ये चीज़ ये असेस करता है और ये कबूतर जो है अपने घर तक पहुंचता है? मतलब बड़ी काफ़ी हर्डल होती हैं, उमरकोट बड़ा दूर है, कई पहाड़ क्रॉस करके जाने पड़ते हैं, तो इस रेसिंग बर्ड में कौन सी खूबी है कि वो अपने घर ये वापस आता है? इसमें ये बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, और मैं एज ए स्टूडेंट, पिजन का जो स्टूडेंट, मैंने जब स्टडी करनी शुरू की तो मैंने ये आई की थ्योरीज भी पढ़ी और विंग्स की थ्योरीज भी पढ़ी, और एक्सपीरियंस भी मेरा आहिस्ता आहिस्ता होता रहा। लेकिन आखिर में मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसका ब्रेन है, माइंड है, और जिसको किसी तरीके से भी स्टडी नहीं किया जा सकता। आप अगर अच्छे ब्लड लाइन का बर्ड लेते हैं, अच्छे ब्लड लाइन के बर्ड्स में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि फिज़िकली वो फिट हो। जिस तरह के फिज़िक जो मेन आप विनर्स को आप स्टडी करें, वो फिज़िकली अगर फिट है तो उसकी आंख चाहे जिस तरह की भी है, चाहे वो जिस तरह के कलर में भी है, ये चीज़ें उसमें काउंट नहीं होती। सिर्फ अच्छे ब्लड लाइन का बर्ड लें और उसमें फिज़िकली अगर फिट है, आप उसको सेहत आपने किस तरह से मेंटेन की हुई, वो बर्ड जो है वो आता है फिर उसका माइंड पे। और ये किस तरह से नेविगेट करता है, ये अभी तक साइंटिस्ट भी इसको डिफाइन नहीं कर सके। सुनने में यह है, मैं शायद मैं भी आई एम रॉन्ग, कि इसकी जो अपनी इलाकाई जिस इलाके में ये रह रहा होता है, या जहाँ जिस तरह आप इसको ट्रेनिंग देते हैं, हर इलाके का मतलब वकूफ़, उसकी इन्वायरमेंट वो डिफरेंट होती है। जिस तरह यहाँ आप कहते हैं कि हवा में जो है नमी कम होती है, पंजाब में ज़्यादा होती है, तो कहते हैं स्मेल से ये कोई इस तरह की कोई असेसमेंट है, ऐसा कोई है सिलसिला? एक थ्योरी स्मेल की है। अच्छा। ये इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसमें इन्होंने ये डॉक्टर्स थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया कि कुछ बर्ड सेलेक्ट किए, और 10 से 12 बर्ड्स, और उनके जो सेंस ऑफ स्मेल है बर्ड्स की वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। इन रेसिंग पिजन्स की ट्रेन बर्ड्स थे, और उनकी सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म करके उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हम इसको रिलीज़ करते हैं, वो बर्ड्स पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। उसके बावजूद बर्ड्स पहुँचे। दूसरी थ्योरी इसी तरह से कि ये सनलाइट को देखती है, सन पोजीशन से अपने पोजीशन को नेविगेट करती है और ये जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी जो टाइमिंग है डे की, वो आर्टिफिशियली चेंज कर दी। जैसे उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, ये तजर्बा करने वालों ने, उन्होंने उस जाली या ऐसे टाइमिंग में सन को जो है मसनूई तौर पे उनको रोशनी बनाई, कमरे में एक माहौल बनाया कि अगर 6 बज रहे हैं तो कमरे के अंदर उस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं, और दिन चढ़ गया है 12 बजे हो गए हैं, तो वो उस टाइम पे कमरे के अंदर सुबह हो रही है, और दिन उनका चेंज कर दिया इन शॉर्ट उस जगह का। और उसके बाद जो है उन्होंने एकदम से बर्ड्स उठा के कहीं से रिलीज़ कर दिए उनको अचानक बाहर। तो तब भी उन्होंने बर्ड्स जो टाइम चेंज होने के बावजूद भी सन पोजीशन वगैरह सारे आउट थे, बादलों में छोड़ें तो बर्ड्स फिर भी घर पहुँचे। ये दूसरी थ्योरी है सनलाइट के जो है। और थर्ड जो है वो मैग्नेटिक जो वो है, जो ग्रेविटी है अर्थ की, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो कहते हैं कि इस मैग्नेट पे जो है वो नेविगेट करती है, बर्ड्स करते हैं। तो अगेन वो चीज़ भी जो है वो थ्योरी अभी तक प्रूवन नहीं है कि ये आया सही है। इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैं, लेकिन कभी कभी ये जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें लोग यही कहते हैं कि ये कभी कभी ऐसे फील होता है ये कम्बिनेशन है सारी चीज़ों की। ये इसमें सनलाइट को भी यूज़ करते हैं, लैंडमार्क्स भी यूज़ करते हैं, स्मेल भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे नेविगेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें कम्बिनेशन नहीं है। लेकिन ये आज तक किसी भी बंदे को इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये इनको पता किस तरह से चलता है, सियान जो वक्र है जी, या किस तरह ये घर वापस आते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई खास थ्योरी सामने नहीं आई अभी तक। अगर होती और इंसानों को पता होता कि ये किस चीज़ से आते हैं, तो लोग फिर पैसा लगा के वही चीज़ खरीद लेते और उसका मुकाबला फिर ना होता। वो वही जीत रहे होते हैं वो हमेशा। इसमें इस शौक में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यही है कि वो जो भी बंदा पार्टिसिपेट करे,
वो कभी कोई जीत जाता है, कभी पैसों वाला जीतता है, कभी बिल्कुल एक आम सा बंदा, नॉर्मल बंदा जीत जाता है। तो वो शौक में इन किसी को अंदाज़ा नहीं है कि विनर कौन सा है और उसके माइंड, किस बर्ड के माइंड में क्या चीज़ है, तो ये डिफाइन नहीं हो सकती। तो अच्छे ब्लड लाइन का बर्ड खरीदें जो प्रूवन हो, जिसने ये मार के मारे हों और रिजल्ट्स अचीव किए हों। वो बर्ड आप लेते हैं, उससे ब्रीड लेते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे ऑफस्प्रिंग्स आएँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता 1 जनरेशन 2 जनरेशन के बाद आपके एटमॉस्फेयर के साथ, आपके वेदर के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। तो अहमद भाई, जिस तरह खैर मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है कि माशाल्लाह आज आपसे बड़ी रहनुमाई हुई। यूरोप में मैं देख रहा हूँ कि रेसिंग पिजन पे बहुत काम हो रहा है, कहीं कैमरे लगा के भी इनको उड़ाया जा रहा है, कहीं इनकी टाइमिंग को असेसमेंट में उसमें चेंजेस आ रही हैं। आपका मैंने कल थोड़ी सी ब्रीफिंग ली राफेउल्लाह से, माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि एक रिंग डालते हैं, वो प्लास्टिक का रिंग होता है, उसके अंदर कोड होता है, फिर वो वॉच में जाता है। तो इससे कोई और भी मॉडर्नाइज सिलसिला है आप देख रहे हैं कि आप भी यहाँ कर रहे हैं या यूरोप में हो रहा है, उस पर ज़रा थोड़ा सा। यूरोप में जो तरीक़ाकार हम अभी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यूरोप एक बहुत अरसे पहले उस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं कि हम डायरेक्टली उस चीज़ पे जा सकें जो यूरोप आजकल कर रहे हैं। हम सिंपल क्लॉक्स यूज़ करते हैं और मैनुअल हैं। यूरोप में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यूज़ करते हैं, उसके पाँव में एक बैंड डाल दिया जाता है, उसके अंदर एक चिप मौजूद है, उनको ये कड़ा डलता है उस छोटी चिप उसके अंदर चिप मौजूद होती है जिसको सिर्फ वो डिवाइस रीड करती है, और एक चिप जो अंदर एक रिंग के मौजूद है उसकी कॉपी नहीं बनती। वो एक रिंग में एक ही होगी, उस फ्रीक्वेंसी की दूसरी चिप आपको नहीं मिलेगी पूरे उसमें जो कंपनी के। तो वो कंपनी क्या करती है, आपको रीडर जो है, जो एंटीनाज है वो प्रोवाइड करती हैं आपको कंप्यूटर के लिए, डाटा कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए। वो करते हैं क्या है कि बर्ड्स जिस टाइम पे एंटर करते हैं रेस में, उसके पाँव में वो इलेक्ट्रॉनिक चिप डाल देते हैं और उसका डाटा बर्ड का और उस चिप के अगेंस्ट कि ये कौन सा बर्ड है, उसके अगेंस्ट कौन सा चिप है, वो कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं। और एंट्री जब हो जाती है तो क्लॉक्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स हैं, वो लॉफ्ट पे जाके लगा लेते हैं। बर्ड रेस में जैसे रिलीज हो तो घर पहुंचे, तो जैसे ही उस एंटीना के आसपास वो बर्ड पहुंच जाता है, उसके ऊपर पहुंचता है, तो वो एंटीना उस चिप को रीड कर जाता है। उस एंटीने, उस चिप के अलावा, उस डिवाइस के अलावा वो एक कहीं पे भी मैच नहीं कर सकते, कोई भी और डिवाइस उसको रीड नहीं कर सकता, और उस तरह का कोई दूसरा चिप मौजूद भी नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर में फीड होकर सेंट्रलाइज सिस्टम है और सर्वर है उसका जो सारे कनेक्ट करते हैं सारे डिवाइसेस को, तो वो रिजल्ट भी उसी टाइम बनना होता है, उनका पहुंच जाता है, उसको पता। ये तो अमन भाई बड़ा मतलब इस पे तो बड़ी कितनी कोई असेसमेंट आपकी कितनी, क्योंकि लोग मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिलियों के नवाब लोग, अच्छे पैसे वाले लोग इस शौक की तरफ आ रहे हैं। तो कितना ऑलमोस्ट ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, EST समथिंग इसका ETS सॉरी, तो एक आदमी को कितना कुछ खर्चा इसका जो मौजूदा जो खर्च हो रहा है आपके नॉलेज में? इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे मुल्कों की, और 30,000 to 55,000 एक डिवाइस मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप जो है वो ख़रीद रहे हैं सिस्टम। यहाँ पे पाकिस्तान में अभी एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे फैंसियर हैं, कराची के, उन्होंने बाकायदा एक डीलरशिप लेके, और वो बेंजीन का मैं नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि हम अभी BPRC खुद भी मीटिंग करके आए हैं। बेंजीन पे ये थोड़ा सा राफे भी का नाम ले रहा था जी, ये मतलब उस कंपनी का नाम है बेंजीन, जो ये सिस्टम आपको जी, ये दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है इस टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम। क्योंकि दुनिया में जितने भी सिस्टम यूज़ होते हैं, तो अभी अगर टॉप पे आप देखें तो बेंजीन सिस्टम है, और हम एज ए BPRC अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पूरे क्लब मेंबर्स के लिए, हमारे माशाल्लाह अभी 50 क्लब मेंबर्स हैं जो हमारे साथ इस साल खेलेंगे और हमारे मेंबरशिप इन्होंने लिए, तो उन सब के लिए हम बेंजीन सिस्टम अभी ख़रीदने का सोच रहे हैं, और हमें अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55,000 एक सिस्टम हमें इनका मिलेगा। एक तो उसमें आपके जो 50 मेंबर हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, कोई ऐसे मेंबर आपकी नज़र में है कोई ऐसे? ये बहुत सारे मेंबर्स इस तरह से हैं जो इस चीज़ को शायद अफोर्ड ना कर सके, लेकिन एज ए क्लब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मुख्तलिफ सोर्सेज से फ़ंड्स वगैरह हमने फ़ंड रेजिंग की है,
और हम फंड्स कोशिश कर रहे हैं, हम क्लब मेंबर्स को ये ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड करेंगे। ये जितने मेंबर्स हैं हम जो है फंड्स वगैरह रेज करके जितने कंट्रीब्यूशंस जो कोई मेंबर अगर कर सकता है तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो किस तरह वो फंड रेजिंग मतलब कुछ लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं हमें स्पॉन्सर कर रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने हमारे रिजल्ट्स देखे हैं, तो हमने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बात की है, वो हमें स्पॉन्सर करेंगे। वो किसी हद तक कुछ चैनल्स हैं मीडिया के, वो जिन्होंने कराची को भी स्पॉन्सर किया था तो उन्होंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया। इसी तरह से इंडिविजुअल्स हैं जो इस शौक़ को बहुत पसंद करते हैं नेशनल लेवल पे, उनके साथ ताल्लुक़ है, पर्सनल ताल्लुक़ पे भी थोड़ा सा उस पर काम किए, तो वो फ़ंड हमें स्पोर्ट्स के कोटे में जो है हमें फ़ंड्स दे रहे हैं। तो इस तरह से करके मैनेज, और जितने आखिर में हो जाएगा तो हम ख़ुद भी शायद थोड़ी सी फ़ीस रख के या कंट्रीब्यूट करके सब मेंबर्स पे वो नॉमिनल थोड़ा सा हो वो करके इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि इस सीज़न हम ETS पे ही खेलें, 2022 का जो सीज़न है। और अगर किसी वजह से, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन हम कर चुके हैं सारा काम, अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म हम ETS सिस्टम पे खेलेंगे BPRC। और BPRC दूसरा क्लब होगा पाकिस्तान का, तीसरा क्लब जो ETS सिस्टम पे जा रहा है, और बलूचिस्तान का पहला क्लब है। और सबसे बड़ा दो क्लब हैं वो का ये कराची क्लब है जो उन्होंने बेंजिंग पे खेला, इस्लामाबाद क्लब वालों ने एक और ETS डिवाइस पे खेला है दूसरी कंपनी। हालांकि वो आपसे इस्लामाबाद वाले ये लोग बाद में गए हैं जी वो हैं, उन्होंने बस ये कि हमसे पहले जो है उनका ध्यान उस तरह, पहले तो नहीं, हमने कोशिश तो बहुत अरसे से की है, लेकिन हमारे मेंबर्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ही ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी। उन्होंने जो है और तरीक़ाकार करके अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करके कंपनी के साथ बारियात चीज़ें जो हैं वो तय करके उन्होंने ली हैं, तो वो लीड करते हैं इस चीज़ में, हम इन चीज़ को मानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह सबसे बड़ा क्लब पाकिस्तान का जो ETS पे खेलेगा वो इंशाल्लाह BPRC होगा। तो दोस्तों, अब आपने बेंजीन कंपनी की ETS सिस्टम की बात हुई, तो आप ये देख लें कि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी प्रमोशन है, और मुझे अपने इन सपूतों पे, सरजमीन के सपूतों पे बड़ा फ़ख्र भी है। मैं खराज तहसीन भी इन्हें पेश करता हूँ कि पूरे क्लब को वो सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके मुताल्लिक सैयद अहमद वली साहब ने हमें ब्रीफ किया। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये अहले पाकिस्तान जितने भी रेसिंग पिजन हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान में रेसिंग पिजन को इंटरनेशनल लेवल की सतह पे लाने के लिए जो काविशें हो रही हैं, मैं समझता हूँ इसमें इन लोगों की बड़ी काविशें हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अहले शौक़ रेसिंग पिजन कोयटा तमाम लोगों को। मैं समझता हूँ हर आदमी की कंट्रीब्यूशन है इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि BPRC क्लब जो है वो अपने क्लब को प्रमोट करने के लिए, ये आप देखें कि इनकी मेहनत है कि इन्होंने 2008 से लेके आज तक आप देख लें कि कंपटीशन हुए, मगर यही क्लब जो है ये सर फहरिस्त रहा है। तो दोस्तों, हर कामयाबी के पीछे, आपकी ज़िंदगी की जितनी भी कोई कामयाबियाँ होती हैं उसमें कुछ न कुछ अवामल ऐसे कारफरमा होते हैं कि जो आपको बुलंदियों पे लेके जाते हैं। तो अहमद भाई, मैं कुछ सुन रहा हूँ रात से, कल 2 दिनों से मैं आया हूँ, ज़ाहिर है मेरी जानकारी करना मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा इस शोबा से तल्लुक़ भी है। तो मैं ये सुन रहा हूँ कि माशाल्लाह ये खुशबू जो है कोयटा से जो है ये इस्लामाबाद भी जा रही है, दुबई भी, वो किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? वो ये रेसिंग पिजन्स में एक और तरीके से भी रेसिंग शुरू हुई, जिसे वन लॉफ्ट रेस कहा जाता है। इसको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करना। वन लॉफ्ट रेस में कुछ ऑर्गेनाइजर्स, मैनेजर्स, 5-6 बंदों की टीम डॉक्टर्स के साथ वो एक लॉफ्ट बनाते हैं, एक छत बनाते हैं, जिसमें वो इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ लोगों के बर्ड्स। वो कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं कि आपने अगस्त से लेकर नवंबर तक उसमें बर्ड्स, छोटे यंग पट्टे जमा कराने। मैंने एज अहमद वली 4 बर्ड्स भेज दिए, हाजी नासिर ने भेज दिए 4 बर्ड। दुनिया के मुख्तलिफ लोग वहाँ पे 4-4 बर्ड, 8-8 बर्ड, 10-10 बर्ड अपने भिजवा देते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, वो कोई ओपन है उसमें, वो जितना मैनेज कर सकते हो। अभी जैसे पिंडी वालों ने स्टार्ट लिया,
डर्बी एरिना वन लॉफ्ट रेस जो है पिंडी में अभी हो रही है, उसमें उन्होंने पहले साल 400 बर्ड्स की लिमिट रखी है कि 400 बर्ड्स हम रखेंगे, 400 बर्ड से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जगह पे पताया में, थाईलैंड में 7000 बर्ड्स वो मैनेज करते हैं एक लॉफ्ट में। इसी तरह से कुवैत अल शहीद वन लॉफ्ट रेस में 5000 बर्ड्स होते हैं। विक्टोरिया फॉल्स है जिम्बाब्वे में, ये रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो खुद ही ट्रेन करते हैं, वो 5 बंदे, वो टीम खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। रेस जब होते हैं, रेसेस सारे एक जैसे ट्रीटमेंट में जाते हैं बर्ड्स, लेकिन जब रेस होती है जिस ओनर का बर्ड है फर्स्ट आए उसी को प्राइज़ मिलती है कि वो कंपटीशन करने। तो कोयटा से ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि BPRC ने पहली दफ़ा पाकिस्तान से बर्ड्स भेजे हैं दुबई के वन लॉफ्ट रेस में। मैंने खुद अपने 8 बर्ड्स भेजे हैं, और पहले तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि बर्ड जाते हैं नहीं जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात थी बाहर भेजने के लिए, लेकिन इस साल हमें कामयाबी हुई है, हमने बर्ड्स भेजे हैं। यही कोयटा के बर्ड्स हमने दुबई में इंटरनेशनल रेस के लिए भेजे हैं, वहाँ पे वो नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह कम्पीट करेंगे। और नेक्स्ट ईयर एक प्रॉपर तरीके से हम 3 से 4 वन लॉफ्ट रेसेस में एज BPRC के मुख्तलिफ मेंबर्स मोटिवेटेड हैं, उसके लिए हमने काम भी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ज़्यादा टीम्स वहाँ पे भिजवाएंगे कंपटीशन के लिए। इसी तरह से BPRC एज ए क्लब तकरीबन 8 से 10 मेंबर्स रावलपिंडी में भी अभी हिस्सा ले रहे हैं, बर्ड्स भिजवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी कम्पीट करेंगे। तो ये इंटरनेशनल शौक़ हमारा जो है इंटरनेशनल कंपटीशन की तरफ भी अभी जा रहे हैं, तो हम उस मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल मुकाबले भी करेंगे इंशाल्लाह BPRC के नाम से। आप किस तरह देख रहे हैं कि मैं देखें जिस तरह के पाकिस्तान में मतलब आई फ्लाइंग पिजन को बड़ा रूज है, आपने देखा भी होगा, हम ज़्यादा हमारा जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा रही, मेरी जो अटैचमेंट है वो आई फ्लाइंग पिजन के हवाले से रही है। रेसिंग पिजन के शौक़ को आप किस तरह देख रहे हैं? आप जिस तरह आपने इस्लामाबाद में बात की, पेशावर की बात हुई, अब दुबई आप चले गए, तो किस तरह देख रहे हैं इस शौक़ को आगे आप? ये अगले कुछ सालों में मेरी नज़र में ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी रेसिंग पिजन्स की, जो जिस स्पेस से ये जा रही हैं। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी ये बात की कि पिछले 4-5 सालों में जिस स्पेस से मैं देख रहा हूँ ये शौक़ बढ़ रहे हैं ना, तो ये आगे जाके अगले 4-5 सालों में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी पाकिस्तान की। और आप अगर कहें कि ऑक्शंस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, शौक़ के हवाले से, ये आप बाकी शौक़ कबूतरों के आप सारे भूल जाएंगे। ये मैं एक बैठ के एक अंदाज़ा है मेरा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगले 5-6 सालों में इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में ये शौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आखिर में अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप थके हुए आए हैं, थकी भी जिस्मानी थकावट नहीं, ज़हनी। मैं समझता हूँ कि जिस्मानी थकावट से जो ज़हनी थकावट होती है वो बहुत ज़्यादा इंसान को जो है वो कमज़ोर करती है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, आप कॉलेज से आए, सीधा हमारे पास आए, उसके साथ साथ क्या पैगाम आपका यंगस्टर के लिए बैसियत एक टीचर, बैसियत एक उस्ताद, बैसियत एक बेहतरीन पिजन लवर, आपने कंबाइंड एक यादगार बनाए। फिर मैं आखिर में एक शेर से आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह। ये कि आपकी थकावट की बात की, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी खुशी है आप यहाँ पे आज मौजूद हैं। और मैं और आप अभी जाएंगे, बर्ड देखेंगे, मेरी सारी ज़हनी थकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी वजह से जो है ये शौक़ हमने पाला हुआ भी है। और उसके अलावा यंगस्टर्स के लिए, यंग फैंसियर्स के लिए, ये इस शौक़ में जो राज की बात है वो ये कि आप कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ और लगाव के साथ, मेहनत के साथ इस शौक़ में रहें, शौक़ करें और सिर्फ शौक़ करें, शौक़ की तरफ तवज्जो रखें। कंपटीशन, इसको एज ए कंपटीशन लें। स्पोर्ट्समैन जो होता है वो मुकाबला करता है, मुकाबला मैदान की हद तक होता है, उसमें आप पूरी कोशिश करें। रिज़ल्ट जिस तरह से भी आते हैं वो अल्लाह के हाथ में, आप मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करते हैं और जो है वो रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में आप छोड़ते हैं। वो जो भी आता है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। आप मेहनत करेंगे, ये शौक़ भी आगे बढ़ेगा, आपके लिए टेंशन नहीं बनेगा, आपको खुशी होगी, आपका टाइम। इससे अच्छा शौक़ घर बैठे और कोई भी मुझे नहीं लगता कि हो। तो मेहनत करें, अगर इस शौक़ में आते हैं तो पॉजिटिव तरीक़ों से, पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आएँ। इंशाल्लाह ये शौक़ भी बढ़ेगा, आपका भी शौक़ अच्छा होगा, सारे ओवरऑल पाकिस्तान का नाम भी इससे रोशन होगा। तो ओवरऑल देखें, आप सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह,
आपके ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेजेस भी हैं, उस पर आपके रिजल्ट वगैरह में मेरी भी कोशिश रहती है, मैं भी कभी कभी आपकी थोड़ी सी नकल उतार के उसको मैं थोड़ा सा उर्दू में लिख के ताकि लोगों को पता चले। तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है मैं एज ए कमर्शलिज्म बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी मैं बांगे दौड़ बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरी सरजमीन से अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे सपूतों ने रेसिंग पिजन की खुशबू को आप इंटरनेशनल सतह पे लेके जा रहे हैं। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन आज सैयद अहमद वली के पास बैठे ये कह रहा है मेरी कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए होगी लारा जी, आपका हर वक्त में हाजिर हूं। हम आपकी जितनी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है इसका हम एहसान कभी अदा नहीं कर सकते। आपका जो भी है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इंतहाई ज़्यादा खुशी है कि आप जैसे सरबराह साहब जैसे बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं जो हमें कवरेज भी देते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आखिर में हम दोनों भाई एक शेर के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, कारवां मिलते गए काफिला बनता गया। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ सैयद अहमद वली ऑफ कोयटा उनके घर से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कोई थोड़े से टाइम के लिए हमें वक्फा दीजिएगा। बाकी जो जानकारी है कि रेसिंग पिजन को यहाँ रखा कैसे जाता है, उनकी खुराक कैसी है, ये इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। और आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि सरज़मीन पाकिस्तान से मैंने अपने उन सपूतों को पूरे चारों बरे-आज़मों में जहाँ के ये शौक़ बहुत अरूज पे है उनको देखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए एजाज़ है। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।